नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अध्यापक पूर्ण सिंह के द्वारा रचित मजदूरी और प्रेम निबंध को हम देखने वाले हैं। वैसे तो अध्यापक पूर्ण सिंह ने हिंदी में बहुत ही कम लिखा है, पर जो लिखा है बहुत ही काम का लिखा है। हिंदी में उनके द्वारा लिखित 6 निबंध मिलते हैं। आइए उन निबंधों को देख लेते हैं। पहला है सच्ची वीरता, दूसरा कन्यादान, तीसरा पवित्रता, चौथा आचरण की सभ्यता, पांचवा मजदूरी और प्रेम, छठा है अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन। उनके सभी निबंध प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती में 1903 से 1913 के बीच में प्रकाशित हुए थे। इनमें सभी निबंध भावात्मक कोटि के थे, जिन्हें कालांतर में आत्मपरक निबंध यानी ललित निबंध के रूप में जाना गया। या यूँ कहें कि इन भावात्मक निबंधों ने ललित निबंध की पूर्व पीठिका का कार्य किया। इनकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगाने वाला मजदूरी और प्रेम निबंध की समीक्षा को हम देखने वाले हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध 8 भागों में बटा है। सबसे पहले हम इस निबंध के उन 8 भागों को देखेंगे, उसके बाद 8 भागों को विस्तृत रूप से देखेंगे। पहला भाग है हल चलाने वाले का जीवन, दूसरा है गरड़िए का जीवन, तीसरा है मजदूर की मजदूरी, चौथा प्रेम मजदूरी, पांचवा मजदूरी और कला, छठा मजदूरी और फकीरी, सातवां समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, आठवां है पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। इस निबंध में उन्होंने कृषक जीवन को बड़े ही सुंदर और सरल तरीके से उजागर किया है। हल चलाने वाले का जीवन, किसान के लिए खेती करना ही पूजा है। इस पैराग्राफ में सरदार पूर्ण सिंह ने हल चलाने वाले किसान का उल्लेख बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है। जहाँ किसान को कोई दुख नहीं, वह खेती करके खुश है। वह किसान का जीवन कैसा है, वह क्या खाता पीता है, इसका उल्लेख लेखक करते हैं, लेकिन इसका उल्लेख नहीं करते कि वह क्या चाहता है। पहली पंक्ति में उन्होंने लिखा है, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से ही साधु होते हैं। किसान के लिए दुनियादारी मायने नहीं रखती, उसकी दुनिया उसके खेत खलियान और माल जाल ही है। मिथकों में यह कहा जाता है कि आसमान में रहने वाले ब्रह्मा ने जगत का निर्माण किया है, लेकिन यह यथार्थ है, यह सत्य है कि इस धरती को खुशहाल किसानों ने ही रखा है। उसके उपजाए अन्न से ही जगत सुखद जीवन यापन कर पाता है। लेखक ने यहाँ कर्म और श्रम की महत्ता का उल्लेख किया है। दूसरा है गरड़िए का जीवन। इस निबंध को 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें दूसरा भाग है गरड़िए का जीवन। गरड़िए भेड़ या बकरी को चराने वाले होते हैं। भेड़ की सेवा करना ही इनके लिए पूजा है। वे घर बेनाम और बेपता लोग गरड़िए, जिनका कोई घर नहीं होता, वो जहाँ जाते हैं वहीं उनका घर हो जाता है। उनके बच्चे अपने माँ बाप और भेड़ के अलावा जीवन में कुछ नहीं देखे। लेखक ने यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों का उल्लेख किया है, क्योंकि बादल घिरने पर बच्चे पहाड़ी राग ही अलापते हैं। हालात से मिलते जुलते लेखक ने कुछ इस निबंध में
शायरी भी लिखा है। किसी के घर कर में न घर न बैठना, इस दारे फ़ानी में ठिकाना वे ठिकाना और मका वरला मका रहना। हुए थे आँखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फव्वारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। जो खुदा को देखता हो तो देखता है तुमको, मैं देखता हूँ तो तुमको जो खुदा को देखता हूँ। लेखक ने गरडिए के सादे पवित्र जीवन से इतने प्रभावित होते हैं कि अपनी पुस्तकीय ज्ञान को छोड़कर अनुभव का ज्ञान पाने के लिए स्वयं ही भेड़ चराने की बात करते हैं। इस भीड़ वाली दुनिया से अलग एक सुखमय शांत इलाके में लेखक रहना चाहते हैं। तीसरा भाग है मजदूर की मजदूरी। जिस सुख दुख की पवित्रता से मजदूर अपना कार्य करते हैं, उसका वर्णन उन्होंने किया है। पैसे को श्रम से तोलने का एक तरह से यहाँ विरोध है। पूर्ण सिंह का मानना है कि किसी मजदूर के श्रम का पैसा देकर आप ऋण नहीं चुका देते, बल्कि मजदूरी का ऋण तो परस्पर ही प्रेम सेवा से चुकता होता है। जिल्दसाद अनाथ विधवा नारी के कमीज सिलने का वर्णन यहाँ निबंधकार ने किया है, जो कितने स्नेह से उससे मिलती है। तभी पूर्ण सिंह कहते हैं कि कमीज सिर्फ उसके शरीर का नहीं, आत्मा का वस्त्र है। उनका मानना है कि कोई भी संध्या प्रार्थना नमाज श्रम से बढ़कर नहीं है। चौथे भाग में उन्होंने प्रेम मजदूरी, इस पर लेखक कहते हैं कि मनुष्य के हाथ से बनी चीज़ों की तुलना में मशीन से बनी वस्तुओं की तुलना की गई है। लेखक का मानना है कि जितना महत्व हाथ से बने हुए भोजन का है, वह मशीन से बने हुए भोजन में कहाँ। वो भी जब वह उनको प्रेम करने वाली प्रियतमा के हाथ से बना हो, उसकी बात ही अलग है। प्रकृति वस्तुओं के प्रति लेखक का स्नेह है और मशीन की तरफ उपेक्षा भाव है। पांचवा भाग में मजदूरी और कला। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। निबंधकार का मनुष्य को बेचने से तात्पर्य यहाँ मनुष्य के श्रम को प्रस्तुत करना है। श्रम का वह मूल्य नहीं है जो मशीनों का है। पहले यह आम धारणा थी कि ईश्वर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में मिलते हैं। लेखक ने इस धारणा को बदलते हुए लिखा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर बसते हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं है, उसमें कलारूप धर्म तो तभी वृद्धि होगी जब मजदूर अपने सुख दुख श्रम को कविता में लिखेंगे। कविता में पुरानेपन की पुनरावृत्ति रुकेगी और नयापन आएगा। यह चरखा काटने वाली नारी अपना गीत लिखेगी। अगला जो भाग है वह है छठा भाग, मजदूरी और फकीरी। इन दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध को लेखक ने दिखाया है। बासी चीज़ों का जिक्र यहाँ हुआ है। लोग बासी बुद्धि, बासी फकीरी में ही मग्न रहते हैं, जबकि उन्हें मेहनत करके कुछ नया करना चाहिए। बात तो सच है, बिना मेहनत के बैठे बैठे आप सिर्फ दिमाग में बेतुकी बातें उपजा सकते हैं, नया तो कदापि नहीं। लेखक का मानना है कि अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाओ कि किसी भी कुल खानदान का नाम सदैव न जोड़ना पड़े। उन्होंने भिन्न भिन्न रूपों में श्रम को उदाहरण सहित समझाया है। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। फकीरी और भेड़े चराना, टॉलस्टॉय का त्याग और जूते गांठना, उमर खयाम का
प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते फिरना, खलीफा अमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का क्षुद्र होना, गुरु नानक और भगवान कृष्ण का कुक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। 7वां भाग में समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। मजदूरी करने से पवित्र हृदय होता है। लेखक ने गुरु नानक के यात्रा में कुछ एक घटना का इस निबंध में जिक्र किया है, जिसमें लालो एक बढ़ई है और भागो एक मालदार रईस। दोनों की तुलना करते हुए वे बताते हैं कि रईस के हलवा पूरी से लहू टपकने का तात्पर्य किसी के श्रम का फ़ायदा उठाने से है, जबकि मोटी रोटी से दूध टपकने से तात्पर्य समाज का पालन करने वाली दूध की धारा से है। वे एक जापानी तत्वज्ञानी के कथन का उल्लेख भी करते हैं, हमारी 10 करोड़ उंगलियां सारे काम करती है, उन उंगलियों ही के बल से संभव है कि हम जगत को जीत लें। भारत के कारीगरों को हमेशा क्षुद्र समझा जाता रहा। यही कारण रहा कि यहाँ कला के क्षेत्र में हम अभी ज़्यादा विकसित नहीं हो पाए हैं। जातीय दरिद्रता से पीड़ित होने का भी यही कारण दिखाई पड़ता है। 8वां भाग में और अंतिम भाग है यह पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। पश्चिम देश एकदम से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ती गई, जिससे वहाँ के मजदूरों का हाल दिन ब दिन खराब होता गया। लेकिन अब वहाँ भी लोग मशीन से ज़्यादा मनुष्यों की तरफ दिखने लगे। मशीन मनुष्यों को सुख देने के लिए बनाया गया, लेकिन उसने सबसे अधिक मनुष्यों को ही हानि पहुँचाई। लेखक का मानना है कि हम लोग ऐसी स्थिति से बचें। उनका मानना है कि मनुष्य ही मनुष्य को सुख दे सकता है। इंजनों ने तो मनुष्य और कारीगरों को भूखा नंगा ही रखा है। हमें खुद ही आगे बढ़कर मेहनत करना होगा ताकि मजदूरी का प्रेम रूपी अमृत पीकर सुख से रह सके। निबंध में सिर्फ पुरुष मजदूर का ही नहीं, बल्कि लेखक ने स्त्री मजदूरों का जिक्र और प्रभाव भी उतना ही बताया है। पहले और दूसरे पैराग्राफ में अतिशयोक्ति लगी है, क्योंकि भारत में किसानों की स्थिति कभी भी इतनी अच्छी नहीं रही कि वो अपने सुखद जीवन से जीवन यापन कर सके। लेकिन उनके स्वभाव के संबंध में लेखक की पहुंच चरम तक पहुंचता है। उन्होंने इस निबंध में श्रम की प्रधानता को दिखाने की कोशिश की है, जिसमें वो पूर्ण रूप से सफल रहे। यह निबंध आज कई स्तरों पर प्रासंगिक है। आज के समय में किसानों और मजदूरों का हाल किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज कोरोना जैसी महामारी है तो कल कुछ और होगा, लेकिन एक दुख जो कभी ख़त्म नहीं होगा वह मजदूरों का ही रहेगा। आज वह जहां अपना घर द्वार छोड़कर पहुंच गए हैं सड़क में से शहर तक, और उस शहर से वे खदेड़े जा रहे हैं या भूख से व्याकुल होकर तड़प रहे हैं। दुख हरने के लिए किसी भी फैक्ट्री में कोई मशीन नहीं बना है जो जब उनकी आत्मा दुखी होगी तो उसके दुख को हर लेगी। मजदूर मजदूरी से प्रेम नहीं कर सकता है। मजदूरी से तभी प्रेम रहता है जब वह काम अपना हो या अपने ढंग से करने दिया जाए।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही इसे सब्सक्राइब कर लें।